जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में आपका एक बार फिर स्वागत है। और यहाँ हम मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण फैक्टों को लेके आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में काम में आएंगे। जैसा कि अभी पटवारी एग्जाम आपका चल रहा है और उसके हर एक क्वेश्चन पेपर में काफी मात्रा में करंट अफेयर पूछा जा रहा है। करंट अफेयर हमेशा नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट हर एक जगह से कवर किया जाता है, लेकिन जो व्यापम के द्वारा एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं उसमें मध्य प्रदेश को ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी पीएससी एग्जाम भी है, उसमें भी आपका काफी मात्रा में करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो वहां भी ये काम आएगा। तो ना कि सिर्फ आपका व्यापम व्यापम के अलावा और भी जितने एग्जाम है, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम लेते हैं, उन सभी में आपका ये करंट अफेयर आने वाला है। यहाँ हम प्रमुख फैक्टों को देखेंगे। प्रमुख फैक्ट आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है, प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है और ये हमारे इंदौर में खोला गया है। इंदौर में जो आपका MITS जो आपका कॉलेज है, माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी संस्थान जो है, उसमें ये खोला जाएगा। और माधव इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी सेंटर आपका ग्वालियर में है और उसी सेंटर में आपका, उसी इंस्टीट्यूट में आपका ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। अब आप देखेंगे ड्रोन जो है, ड्रोन के माध्यम से बहुत सारी चीजें, आप जैसे कि अभी कुछ पहले दिन हमने देखा था कि इंदौर को जो है डिजिटल एड्रेस से पूरा किया गया है। डिजिटल एड्रेस होने के बाद क्या होगा कि वहां किसी भी तरह की जो है ड्रोन से डिलीवरी करवाई जा सकती है, जैसा कि न्यूयॉर्क शहर में है ना। विश्व का पहला डिजिटल शहर न्यूयॉर्क है और हमारे यहाँ कहाँ, इंदौर को किया गया है। उसके अलावा ड्रोन को एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी उतारा जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपर्पस यूज हैं। और ड्रोन आप देखते हैं जैसा कि शादियों में उपयोग होता है और डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी जगह उपयोग करती है, सरकार करती है, प्राइवेट फंक्शन में, प्राइवेट चीजों में, पार्टियों में उपयोग किया जाता है। तो उन सारी चीजों के लिए, ड्रोन के लिए एक स्कूल खोला गया और ये कहाँ खोला गया है, हमारे ग्वालियर में खोला गया है। तो इसको याद रखना है। हलमा परंपरा, हलमा परंपरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है। हलमा, हमारे मध्य प्रदेश में जनजातियां बहुत ज्यादा रहती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य भी कहा जाता है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी जनजाति वो तो भील है, फिर उसके बाद गोंड और कोल, ये तीन सबसे बड़ी जनजातियां। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में रहती है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है, जिसको हम भील कहते हैं। और ये भील जो है आपके पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे जिसमें अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ये जो है प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ ये जनजाति रहती है। और जनजातियों में ये परंपरा रहती है कि कोई भी व्यक्ति जब मुसीबत में फंसता है तो सभी लोग एक साथ एकजुट होके आगे आके उस व्यक्ति को मुसीबत से निकालते हैं। बस इसी परंपरा को हलमा परंपरा कहते हैं। इनमें आदिवासियों में ये हमेशा चलता है कि जब कोई परिवार मुसीबत में फंस जाता है और उस परिवार के द्वारा हर एक प्रकार से कोशिश किए जाने के बाद भी जब वो मुसीबत से नहीं निकल पाता है, सारी उम्मीदें उसकी चली जाती हैं, तो पूरा समाज एकजुट होकर उस परिवार को मुसीबत से बचाता है और हर एक प्रकार से मदद करता है। तो इस परंपरा को हलमा परंपरा कहते हैं। अभी हाईलाइट क्यों हुई, कुछ समय पहले मोदी जी ने इसकी बात की, है ना। और उसके पहले जो है कई जगहों पर, कई पेपरों में आया इसके बारे में। तो हुआ क्यों, कुछ ऐसा था कि इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या हो रही थी। तो जैसे ही मानसून आने वाला होता था, मानसून आने के पहले यहाँ के लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से गड्ढे बना रहे थे। और गड्ढे में क्या होता, बरसात का पानी आता, रुकता और अंडरग्राउंड रिचार्ज होता। तो पहले साल इनने लगभग कुछ 10 से 1200 गड्ढे बनाए थे। कुछ लोग इकट्ठे होके आए, अगले साल और ज्यादा मात्रा में, उसके अगले साल और ज्यादा मात्रा में आए। और ये जो इनकी पानी की समस्या थी काफी हद तक अब जो सॉल्व हो गई है। तो ये बहुत ही बड़ी जो है परंपरा है, जिससे हम प्रकृति, पर्यावरण और हर एक चीज को आसानी से बचा सकते हैं। जब मुसीबत आती है तो अकेले लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब लोग समूह, ग्रुप में होते हैं तो उस मुसीबत को आसानी से हम निपटा सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं। तो ये परंपरा है। इसमें हांडा और हीड़ा जैसी परंपराएं भी प्रचलित हैं। तो ये भील जनजाति की पुरानी परंपरा है जिसको हलमा परंपरा कहते हैं। इसको जरूर देख लेना, ये बहुत ही अनोखी और अनूठी परंपरा है। अब इसमें आप देखेंगे कि करीब 13 सालों से ये हलमा परंपरा 80 तालाब और 1,61,000 जल संरचनाओं का क्या कर चुकी है, निर्माण कर चुकी है। अभी तक इसका फायदा वहां उस क्षेत्र के 300 गांवों को मिल चुका है, जिसमें आप देखेंगे 5,480 मिलियन लीटर पानी जो है ये क्या कर चुके हैं, सेव कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण जो है मोदी जी ने इनकी बात की थी, प्रशंसा की थी।
और अभी शिवराज सिंह चौहान गए थे उस क्षेत्र में, उनने भी इस चीज का जिक्र किया था और उनने ये बोला था कि यदि हलमा जैसी परंपराएं लोग अपना लें तो जो पर्यावरण में संकट आया है उससे भी हम आसानी से निपट सकते हैं। तो ये किस जनजाति में होती है? भील जनजाति में होती है, उसको याद रखना। उसके बाद आपका आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना आप सभी ने सुनी है, ये 2018 में तैयार की गई थी और इसमें आपके व्यक्तियों को लगभग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराया जाता है। ये केंद्र सरकार की बहुत जबरदस्त योजना है। इसके द्वारा जो गरीब है ना, बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है और जब वो ऐसी चिकित्सीय मुसीबतों से जूझते हैं है ना, तो वो उतना पैसा नहीं लगा पाते और कई बार जो है बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने क्या निकाली थी? आयुष्मान योजना 2018 में निकाली थी और इसका अभी उद्देश्य है कि 10 करोड़ परिवार तक जो है इसका लाभ पहुंचाना, ये है। अब ये जो 2021-22 के प्रतिवेदन में जो शिकायतों का निवारण किया गया है आयुष्मान योजना में, तो वो जो है मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है और आयुष्मान योजना की जितनी भी शिकायतें हैं उनका निवारण किया है मध्य प्रदेश ने और उस आधार पर मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आयुष्मान योजनाओं का जो शिकायतों की निवारण किया गया है उसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, इसको याद रखना। और ये योजना कब की है? 2018 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसको शुरू किया था। फिर मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। अब ये स्टार्टअप पॉलिसी क्या है? स्टार्टअप पॉलिसी वो है जिसमें सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को या बेरोजगार कोई भी व्यक्ति हो आपका, उसको रोजगार करने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है वो सरकार प्रोवाइड कराती है। इसमें आप देखेंगे 20,000 से लेके आपके 15, 20, 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वो आपकी जरूरत के अनुसार और आप किस व्यवसाय में जा रहे हैं उसकी फॉर्मेलिटी आपको देनी पड़ती है और उसके अनुरूप आपको जो है लोन दे दिया जाता है। तो ये कदम जो है ये सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया, जो यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है ना। जिनको रोजगार के नौकरी के रूप में रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो वो किसी और व्यापार को, बिजनेस को कर सकते हैं और उसके लिए हमारी सरकार जो है मदद कर रही है। किस रूप में कर रही है? स्टार्टअप पॉलिसी के रूप में कर रही है, जिसमें सरकार की तरफ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो स्टार्टअप पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? हमारा मध्य प्रदेश हो गया। इसको जरूर याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश विधानसभा के जो नए नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो बने हैं आपके गोविंद सिंह लाहार। गोविंद सिंह लाहार काफी अनुभवी हैं और ये आपके कांग्रेस के हैं। अब ये नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? नेता प्रतिपक्ष जो सत्ता पक्ष होती है और जिनकी सरकार रहती है उसके अगेंस्ट में एक नेता बनाया जाता है जिसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि सरकार से हर एक चीज का सवाल करे, हर एक चीज को जाने कि आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सी योजनाओं के लिए क्या किया है, जो पैसा आपने यूज लिया था वो कहाँ कितना यूज किया। ये सब नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? नेता प्रतिपक्ष की बनती है। तो हमारे यहाँ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? गोविंद सिंह लाहार बने हैं और ये लगभग 7वीं बार जो है 7 बार से आपके विधायक बन रहे हैं गोविंद सिंह लाहार, इनका नाम याद रखना। फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपकी टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। कहाँ की गई है टाइगर सफारी की शुरुआत? बांधवगढ़ में। अभी आप देखेंगे नाइट टाइगर सफारी, ये नाइट टाइगर सफारी है। मध्य प्रदेश में वन विहार में ऑलरेडी नाइट टाइगर सफारी शुरू की गई है, शुरू की जा चुकी है। उसके अलावा बांधवगढ़ और कान्हा, इन 2 नेशनल पार्क में और टोटल 3 नेशनल पार्क में आपकी नाइट टाइगर सफारी शुरू करने की योजना है, जिसमें से आपकी वन विहार में हो चुकी है और ये किस में शुरू की जा रही है? अभी रिसेंटली बांधव में। बांधव में आप देखेंगे हॉट एयर बलून टाइगर सफारी भी शुरू की गई है। हॉट एयर बलून सफारी क्या कहलाती है? जिसमें आपका एक गुब्बारा टाइप का उड़ता है जिसमें गैसेस रहती हैं और उसके माध्यम से आप पूरा नेशनल पार्क देख सकते हैं। एरियल व्यू या ड्रोन व्यू जिसको आप बोलेंगे वो आप देख सकते हो। तो वो भी कहाँ शुरू की गई है? बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ के पनपठा बफर जोन में। आप जैसा कि आपको पता है कि किसी भी नेशनल पार्क में 3 जोन होते हैं। कोर जोन होता है, फिर उसके बाद बफर जोन होता है और उसके बाहर ट्रांजिटिव जोन होता है। तो ये जो वाला दूसरा वाला होता है इसको बफर जोन कहते हैं और इसी जोन में जो है आपकी सभी प्रकार की एक्टिविटी जो भी टूरिस्ट एक्टिविटी है वो इसी में होती है। बफर
उसके अंदर वाला जो कोर जोन होता है ये प्योर एनिमल हैबिटेट होता है, इसमें सिर्फ जानवरों के लिए संरक्षित होती हैं चीजें। और इससे लगा हुआ बाहर वाला ये ट्रांजिटिव या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो बफर जोन में कौन सा बफर जोन है, ये पनपटा। तो ये रेंज होते हैं या क्षेत्र होते हैं बफर जोन के, तो ये पनपटा क्षेत्र में शुरू की गई है। बांधव नेशनल पार्क में आपको पता होगा देश में सबसे ज्यादा बाघों का घनत्व तो कहाँ है, यहाँ है। लगभग आप देखेंगे 4 किलोमीटर स्क्वायर में एक बाघ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं, कितनी संख्या है, 526 है। 526 में आप देखेंगे 122 आपके किसमें है, 122 कान्हा में है, और 110 टाइगर की संख्या कहाँ है, बांधव नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर कितनी है, 110 टाइगर की संख्या है। ये 2018 की गणना है। एनटीसीए का नाम सुना होगा, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि हर 4 साल में टाइगर की काउंटिंग करती है। उनके अकॉर्डिंग 110 टाइगर हैं, और उन्हीं के लिए यहाँ नाइट टाइगर सफारी शुरू की जा रही है। तो इसको याद रखना है आपको। तो ये कहाँ, बांधव नेशनल पार्क में। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, तो मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं सुधीर कुमार सक्सेना। तो जो ये पुलिस विभाग होता है ये हमेशा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं मध्य प्रदेश के, तो उन्हीं के अधीन है। और मध्य प्रदेश में 31 पुलिस महानिदेशक हैं, 31 डायरेक्टर और जनरल ऑफ पुलिस हैं, और इनने किसका स्थान लिया है, विवेक जौहरी का स्थान लिया है। तो ये भी याद रखना है, सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, पुलिस को काफी सक्सेस होना पड़ेगा तब जाके क्राइम को रोक सकेगी, तो ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं आप। ग्वालियर जिले में आलू और बेकरी की प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। अब जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इंदौर में होता है। लेकिन आलू पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ है हमारे राज्य का, तो वो कहाँ है, ग्वालियर में है। जैसे आपका नेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर आपका शिमला, ठीक है, शिमला में है, लेकिन यहाँ वाला राज्य वाला कहाँ है, आपके ग्वालियर में है। तो वहीं पर आलू और बेकरी की क्या शुरू की गई है, प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की गई है। आलू से आप देखेंगे चिप्स और बहुत सारे प्रकार के आपके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो इससे जो है बेरोजगार युवाओं को भी कुछ रोजगार मिलेगा वहां के, और बहुत सारी चीजें जो उद्योग में काफी रफ्तार मिलेगी, कहाँ, इंदौर ग्वालियर क्षेत्र में। तो इसको याद रखना है, ग्वालियर जिले में, ग्वालियर में क्या शुरू की गई है, आलू की बेकरी और प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है। उसके बाद देवास जिला, तो देवास जिले में शंकरगढ़ पहाड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि देवास में देवास टेकरी है, बहुत ही फेमस पहाड़ी है, और देवास जो है आपके विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। और जो देवास टेकरी है वहाँ बहुत ही फेमस चामुंडा और तुलजा भवानी माता के मंदिर हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वहीं पर आपकी शंकरगढ़ पहाड़ी है, और वहाँ जो है मध्य प्रदेश की फिल्म सिटी बनेगी। ये बहुत बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है, देवास में। एक प्राकृतिक क्षेत्र है आपका, जंगल से घिरा हुआ, बहुत ही नेचुरल व्यू है, तो वहाँ ये आपकी फिल्म सिटी बनेगी। तो ये याद रखना, कहाँ, देवास ना। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सबसे पहले देवों के पास जाते हैं, तो हम फिल्म सिटी बनाने भी कहाँ चले गए, देवास चले गए। तो ये याद रखना, देवास में क्या बन रही है, मध्य प्रदेश की फिल्म सिटी। इससे आपका टूरिस्ट भी होगा और मध्य प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। हाँ ठीक है, और नए नए तरीके के रोजगार भी डेवलप होंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अब नारी सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 से लगभग देश की कितनी 29 महिलाओं को ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। अब उन 29 महिलाओं में मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं हैं, मध्य प्रदेश की आपकी 3 महिलाएं हैं। तो ये याद रखना है, नारी सशक्तिकरण पुरस्कार, जो कि भारत सरकार के द्वारा महिला दिवस कब है आपका, 8 मार्च को मनाया जाता है, तब ये दिया जाता है। तो ये 2021 का है, उसको याद रखना है। और ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है एक जोधैया बाई बैगा। जोधैया बाई का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये बहुत ही फेमस आपके चित्रकार हैं, बहुत ही फेमस आपकी पेंटिंग करती हैं। बैगा चित्रकला को इनने बहुत एक ऊंचाई तक पहुंचाया है, ठीक है। और इनके बारे में पता होगा कि इनने 70 वर्ष की उम्र में जो है ये चित्रकला की शुरुआत की थी। कब की थी, 70 वर्ष की उम्र में, अपना जीवन यापन करने के हिसाब से। और आज लगभग ये 83 वर्ष की हैं। और इन्हें देखेंगे 2022 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से जोधैया बाई है। और भीली गुड़िया के लिए रमेश परमार और शांति परमार को दिया गया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में जबलपुर के MC डावर साहब को दिया गया है। तो ये 4 लोग हैं
हमारे मध्य प्रदेश के, तो उसमें से जोधैया बाई हैं। 1 साल पहले इनको क्या दिया गया था, नारी सशक्तिकरण पुरस्कार। उसके बाद छतरपुर जिले की माया अहिरवार और शिवपुरी जिले की अलका श्रीवास्तव। ठीक है, तो इन 3 लोगों को दिया गया है, तीनों के नाम याद रखना, जोधैया बाई, माया अहिरवार और अलका श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से ये किसने दिया है, हमारे देश की राष्ट्रपति। उसके बाद पोषण अभियान, पोषण अभियान में श्योपुर जिले को एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित जिला कौन सा है, हमारे मध्य प्रदेश का श्योपुर है। ठीक है, श्योपुर वही जिला है जो सबसे ज्यादा कुपोषण से घिरा हुआ है, उसके बावजूद अभी इसको सर्वश्रेष्ठ या अच्छा पुरस्कार मिला है, तो ये गुड न्यूज है। जब आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 1600 के करीब अति गंभीर कुपोषित कब थे, 3 साल पहले थे, और टोटल 4000 कुपोषित बच्चे थे जब ये टैग मिला था, तो वहां 1600 अति कुपोषण। ठीक है, तो इसमें कैटेगरी किया जाता है, एक कुपोषण होता है, एक अति कुपोषण। अति कुपोषण जिसमें आपके बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिशन और शरीर के कोई ना कोई अंग डैमेज होते हैं। ठीक है, तो वो जो है अति कुपोषण, अति गंभीर केस में लाए जाते हैं। उसके अलावा 4000 कुपोषित बच्चे थे, लेकिन अभी इनका रिकॉर्ड घट गया है, और रिकॉर्ड घटने के बाद 67 क्या बचे हैं, आपके कुपोषित बच्चे बचे हैं, और 600 जो है 67 अति कुपोषित बचे हैं, और 600 बच्चे आपके कुपोषित बचे हैं। तो इनको याद रखना है। तो ये कहाँ 1600 से कितने हो गए हैं, 67 हो गए हैं। 4000 से कितने हो गए हैं, 600 हो गए हैं। तो ये कितने साल में हुआ, मात्र 3 साल में हुआ। और ये किसने किया, ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों के द्वारा किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार, एनजीओ और केंद्र सरकार सभी तरफ से मदद की गई थी। सभी लोगों ने प्रयास किया था और वो प्रयास रंग लाया है। अब आप देखते हैं कि जैसे राज्य सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों को पोषण देती है, ताकि कोई भी बच्चा कुपोषित ना रहे। गर्भवती महिलाओं को जो है पोषण के रूप में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस दौरान आयरन, कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। तो तरह तरह के प्रयास शुरू से ही किए जाते हैं। उसके बावजूद बच्चा यदि कुपोषित होता है तो उसके बाद भी जो है टीकाकरण और बहुत सारी योजनाएं देती है सरकार। ठीक है, फिर भी उसका फायदा नहीं ले पाते। अब यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि यहाँ आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, और ये आपका कौन सा श्योपुर है, और श्योपुर में शहरीय जनजाति काफी मात्रा में रहती है। तो इस कारण हो सकता है कि यहाँ कुपोषण ज्यादा मात्रा में फैल गया हो। ठीक है, तो यहाँ जो है श्योपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, इसको अच्छे से याद रखना है। ये हमारा मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का सबसे कुपोषित जिला है। घुंघरू महोत्सव, अब ये घुंघरू महोत्सव कहाँ किया गया है, ये 3 दिवसीय घुंघरू महोत्सव था, और ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया गया है। रीवा में आप देखेंगे कृष्णा ऑडिटोरियम बना हुआ है। किस नाम से बना हुआ है, कृष्णा राज ऑडिटोरियम, कृष्णा राज ऑडिटोरियम। ये राज कपूर साहब की पत्नी है कृष्णा राज, तो उनके सम्मान में या उनके नाम से, क्योंकि कृष्णा जी इनका जन्म रीवा में ही हुआ था और राज कपूर जी से शादी हुई थी ना। बहुत ही फेमस महान कलाकार हैं राज कपूर साहब, तो उनकी पत्नी रही है। तो उनके सम्मान में रीवा में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। 2-3 साल पहले की बात है ये। अब उसी ऑडिटोरियम में ये हमने कौन सा महोत्सव करवाया है, घुंघरू महोत्सव करवाया है। ठीक है, तो ये घुंघरू महोत्सव कहाँ हुआ है, ये मध्य प्रदेश के रीवा के कृष्णा राज ऑडिटोरियम में हुआ है। ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो के ये प्रमुख फैक्ट थे, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आगे आने वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम पर्पस से रहेंगे। धन्यवाद।